नमस्कार, मैं हूं सरिता चौधरी। राजस्थान सरकार व वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोगों ने भारत और वैश्वीकरण का जो चैप्टर था वह कंप्लीट कर लिया है। उसी के पश्चात हम लोगों ने उस चैप्टर से संबंधित अति लघुत्रात्मक और बहुचयनात्मक प्रश्नों के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर से संबंधित लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो लघुत्रात्मक प्रश्न है वे मुख्यतः 4 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत कोई शॉर्ट नोट या कोई स्पष्टीकरण पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार से जो निबंधात्मक प्रश्न है वे 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये जो पार्ट है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ ही जो एक चैप्टर है भारत और वैश्वीकरण, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस पर छोटे प्रश्न भी बनते हैं, यानी अति लघुत्रात्मक और वस्तुनिष्ठ श्रेणी के प्रश्न भी बनते हैं। और इसी चैप्टर पर निबंधात्मक और लघुत्रात्मक श्रेणी के प्रश्न भी बनते हैं। जैसे कि 2018 के अंतर्गत इस चैप्टर से पूछा गया कि वैश्वीकरण क्या है, स्पष्ट कीजिए और वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव को बताइए। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसके लघुत्रात्मक प्रश्नों के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोगों से पहला प्रश्न पूछा गया है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक पक्ष से आप क्या समझते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। यह विविध कारकों से प्रभावित होती है और विविध पक्षों पर प्रभाव डालती है। उन प्रभावित पक्षों में एक सांस्कृतिक पक्ष भी है, यानी यह प्रक्रिया आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी रूपों पर प्रभाव डालती है। और बात करें इसके सांस्कृतिक प्रभाव की, तो हम लोग कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण एक सांस्कृतिक समरूपता ने जन्म ले लिया है, यानी विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के कारण, उनके सम्मिश्रण के कारण एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हो गया है। लेकिन वास्तव में देखें तो इस मिश्रित संस्कृति की आड़ के रूप में विकासशील देशों पर विकसित देशों के द्वारा पश्चिमी देशों की संस्कृति लादी जा रही है, पश्चिमी संस्कार और उनकी संस्कृतियां लादी जा रही है। उसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि जो देशज संस्कृतियां हैं, आंचलिक या परंपरागत संस्कृतियां हैं या छोटी संस्कृतियां हैं, उनका ह्रास होता जा रहा है। इसी के साथ ही मूल्य विहीनता और नैतिक पतन भी हो रहा है। किसके कारण? वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण। तो हम लोग कहेंगे कि जो वैश्वीकरण है उसके राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों के साथ साथ यह सांस्कृतिक क्षेत्र पर भी व्यापक प्रभाव डालती है और इसका विश्व के विभिन्न देशों की स्थानीय संस्कृतियों पर मिश्रित प्रभाव पड़ा है। इससे विश्व की परंपरागत संस्कृतियों को सबसे अधिक खतरा पहुंचने की आशंका है। वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता को जन्म देता है, जिससे देशज संस्कृतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और सांस्कृतिक समरूपता के नाम पर पश्चिमी संस्कृतियों को अन्य स्थानीय संस्कृतियों पर थोपा जा रहा है। उसी प्रकार से कुछ इसके जो पक्षकार हैं वे कहते हैं कि वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव है वह सकारात्मक पक्ष को लिए हुए है और प्रौद्योगिकी के विकास के प्रवाह के साथ विश्व के अंतर्गत एक नवीन संस्कृति का उदय होने की प्रबल संभावनाएं सांस्कृतिक समरूपता के अंतर्गत बनती जा रही है। और इस सांस्कृतिक समरूपता के जो प्रमुख उत्तरदायी कारक है या तत्व हैं वे हैं इंटरनेट, सोशल मीडिया, फैक्स, उपग्रह, टीवी आदि सभी जो तत्व हैं वे सांस्कृतिक प्रवाह में सहायक हुए हैं। इस प्रकार से वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के प्रमुख प्रभाव क्या रहे हैं, स्पष्ट कीजिए। तो वैश्वीकरण के अनेक प्रभाव रहे हैं। वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव रहा है, वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव भी रहा है, सामाजिक या सांस्कृतिक प्रभाव भी वैश्वीकरण का रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इसके राजनीतिक प्रभाव के बारे में बताएंगे कि वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा को बहुत अधिक प्रभावित किया है और जो राज्य का स्वरूप था वह कल्याणकारी से न्यूनतम हस्तक्षेपकारी हो गया है। इसी प्रकार से बात करें इसके आर्थिक प्रभाव की, तो आयात निर्यात या व्यापार के जो वैदेशिक संबंध थे उनमें काफ़ी प्रभाव पड़ा है और अनेक आर्थिक संस्थाओं की स्थापना वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण होने लगी है। और बात करें इसके सांस्कृतिक सामाजिक प्रभाव की, तो हम लोग कहेंगे कि सामाजिक या सांस्कृतिक प्रभाव के रूप में वैश्वीकरण ने अपना नकारात्मक प्रभाव ही डाला है।
मूल रूप से वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण सामाजिक और जो सांस्कृतिक संस्कृति थी उसका विनाश हुआ है। मुख्य रूप से जो देशज संस्कृति थी उसका विनाश हुआ है। वही इसके कुछ पक्षकार कह रहे हैं कि वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण एक सांस्कृतिक समरूपता की संस्कृति का उदय हुआ है जिसने विश्व को एकाकार करने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि वैश्वीकरण के अनेक प्रभाव हुए हैं जिसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले इसके राजनीतिक प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विश्व का जो राजनीतिक पर्यावरण है वह वैश्विक प्रभाव में आ गया है। राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा परिवर्तित होने लगी है और लोक कल्याणकारी राज्य की जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया है। ठीक है, इसी प्रकार से बात करेंगे इसके आर्थिक प्रभाव की। तो हम लोग कहेंगे कि वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रभाव विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा है क्योंकि इसके अंतर्गत उदारीकरण और जो निजीकरण की व्यवस्था है उसे अपनाया गया है। परिणाम स्वरूप आयात निर्यात पर जो प्रतिबंध थे वे शिथिल हो गए हैं और धनी देशों के निवेशकर्ता अन्य देशों में अब निवेश करने लगे हैं, मुख्यतः एशिया और अफ्रीका के देशों में। इसी प्रकार से ई बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग और व्यापारिक जो लेन देन है वे प्रक्रियाएं सरल हो गई हैं। जो ये सब किसके कारण हुआ है? वैश्वीकरण के कारण। इसी प्रकार से सांस्कृतिक प्रभाव की बात की जाए तो हम लोग कहेंगे कि वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण सांस्कृतिक समरूपता ने जन्म लिया है, किंतु इसके कारण देशज संस्कृतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सांस्कृतिक समरूपता के नाम पर पश्चिमी देशों की संस्कृतियां विकासशील देशों पर थोपी जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताइए, यानी वैश्वीकरण से क्या क्या लाभ हुए हैं, वैश्वीकरण की क्या क्या उपलब्धियां हैं। यदि हम लोग वैश्वीकरण के प्रभावों की बात करें तो ये दो रूपों में है, नकारात्मक और सकारात्मक रूप में। बात करते हैं इसके सकारात्मक प्रभाव की। तो वैश्वीकरण का सीधा प्रभाव तो आर्थिक गतिविधियों पर पड़ा है, यानी विभिन्न देशों के जो आर्थिक प्रवाह था, आर्थिक तंत्र था, वह अधिक तीव्र होने लगा है और आर्थिक विकास होने लगा है। इसी के साथ ही व्यक्तियों का जीवन अधिक खुशहाल होने लगा है, उन्हें अनेक प्रकार से सुविधाएं मिलने लगी है। प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा, चिकित्सा की पहुंच होने लगी है, प्रत्येक व्यक्तियों की पहुंच अपनी पर्सनल कार तक होने लगी है, मोबाइल फ़ोन या अन्य सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने लगी है। इसी प्रकार से जो जीवन प्रत्याशा दर है उसमें बढ़ोतरी हुई है, शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है, वयस्क मताधिकार का विस्तार हुआ है, बाल श्रम का प्रतिकार हुआ है, यानी विरोध इसके कारण ही संभव हुआ है। इसी प्रकार से अनेक ऐसी जो समस्याएं थी, जो आंचलिक समस्याएं थी, उनका निराकरण भी वैश्वीकरण के कारण हुआ है और विभिन्न सेवा क्षेत्रों का महत्व बढ़ा है वैश्वीकरण के कारण। तो हम लोग बात करते हैं वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों की, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि जीवन प्रत्याशा जो दर है वह लगभग दोगुनी हो गई है, शिशु मृत्यु दर लगातार घट रहा है, वयस्क मताधिकार का व्यापक विस्तार हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति तक पौष्टिक भोजन पहुंच रहा है, बाल श्रम में कमी आ रही है और प्रति व्यक्ति तक विद्युत, कार, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन आदि सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, स्वच्छ जल की उपलब्धता हो रही है और सेवा क्षेत्रों में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है और जीवन को अधिक खुशहाल बनाने में वैश्वीकरण का अत्यधिक योगदान है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि भारत में भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन क्यों अपनाया गया, कोई इसके 4 कारण बताइए। तो देखो, भारत के अंतर्गत वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई, उसके पीछे सबसे पहले जो उत्तरदायी कारण है वह औपनिवेशिक काल की परिस्थितियां थी। दूसरा, भारत में आर्थिक परिस्थितियां थी वह संकटग्रस्त हो गई थी और प्रत्येक व्यक्ति के कौशल को विकास करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए और प्रत्येक हाथ तक काम पहुंचाने के लिए भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई और जो बेरोजगारी की स्थिति थी उसमें सुधार लाने के लिए, यानी रोजगार उन्मुख आर्थिक प्रक्रिया अपनाने के लिए भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया। इसके मुख्य कारण यह भी था कि अब विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर भारत को एक अधिक विकसित
और अधिक विकास की ओर उन्मुख राष्ट्र बनाने के लिए भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि भारत में जो वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण अपनाया गया उसके मुख्यतः 4 कारण है। उसके अंतर्गत पहला हम लोग बताएंगे कि आर्थिक गतिविधियों का कौशल सामर्थ्य बढ़ाने और उससे मिलने वाले लाभ के प्रतिशत में अधिकतम वृद्धि करने के लिए भारत में वैश्वीकरण को अपनाया गया। दूसरा कारण है औपनिवेशिक काल के प्रभाव से उत्पन्न जो वित्तीय संकट था उसकी स्थिति में सुधार लाने के लिए वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया। इसके लिए 1991 में वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ भारत जुड़ गया और इसके साथ ही 1992-93 के अंतर्गत रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया और आयात निर्यात के जो अनेक प्रतिबंध थे उन्हें हटा दिया गया और भारत जनवरी 1995 के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया और भारत ने उन सभी नियमों और औपचारिकताओं को समाप्त कर दिया जिसके कारण भारत के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो रही थी और भारत ने अनेक आर्थिक प्रशासनिक सुधारों को अपनाया जिसके कारण भारत एक अधिक विकासशील राष्ट्र, भारत एक समृद्ध विकासशील राष्ट्र बनने की ओर उन्मुख होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है कि वैश्वीकरण के विरोध के मुख्य आधार क्या क्या हैं, यानी वैश्वीकरण से क्या क्या नुकसान हो रहा है। देखो, बात करें वैश्वीकरण से होने वाले नुकसानों की या इसके कुप्रभावों या दुष्प्रभावों की, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि जो राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा थी, संप्रभुता थी, वह कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगी क्योंकि वैश्वीकरण के कारण जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनकी स्थापना होने लगी और वह राज्य की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने लगी। इसी प्रकार से वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो सांस्कृतिक समरूपता का कॉन्सेप्ट आ गया है उसने देशज संस्कृतियों को और आंचलिक संस्कृतियों को नुकसान पहुंचाया है और भारत जैसे देश के सामाजिक मूल्य थे उनका पतन होने लगा है, नैतिक पतन होने लगा है और मूल्य अवमूलन होने लगा है। उसके कारण सामाजिक ढांचा क्षत विक्षत हो गया है। और बात करें वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों की तो यह हमें दिखाई देता है कि वैश्वीकरण के कारण बहुत अधिक विकास हो रहा है, बहुत अधिक आर्थिक उन्नति हो रही है, लेकिन यह गलत है। वैश्वीकरण के कारण केवल विकसित देशों को लाभ हो रहा है, विकासशील देशों को इसका इतना लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। जैसे कि भारत के लिए कहा ही जा रहा है कि भारत अमेरिका का क्लाइंट स्टेट बनता जा रहा है और इन विकसित राष्ट्रों के द्वारा विकासशील राष्ट्रों के कच्चे माल को, यहाँ के मानव श्रम को और यहाँ के बाजार का उपयोग किया जाता है और एक नव उपनिवेशवाद का कॉन्सेप्ट इसके कारण प्रारंभ होने लगा है जिसके कारण जो विकासशील राष्ट्र थे वे विकसित राष्ट्रों के पिछलंगू बनते जा रहे हैं। तो ये सभी वैश्वीकरण के नुकसान हैं। तो हम लोग कहेंगे कि वैश्वीकरण के जो विरोध के मुख्य आधार हैं वे निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले कहेंगे कि वैश्वीकरण से राष्ट्र की आर्थिक स्वायत्तता प्रभावित होने की आशंका निरंतर बनी रहती है, इसके कारण वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है। इसी के साथ ही जो अर्ध विकसित या विकासशील राष्ट्र हैं वे विकसित राष्ट्रों के पिछलंगू बनकर रह गए हैं, उनके इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियां बनकर रह गए हैं क्योंकि उनके वर्चस्व वाली जो आर्थिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा उन्हें ऋण मुहैया करवाया जाता है। इसके कारण वे मजबूर होकर उनकी मनमानी को मानने के लिए मजबूर हैं। इसी प्रकार से वैश्वीकरण के कारण एक राष्ट्र की संप्रभुता या आत्मनिर्भरता है वह भी प्रभावित हो रही है। वैश्वीकरण के कारण जो विकासशील और अन्य पिछड़े राष्ट्र हैं वे सभी इसके घातक परिणाम भुगत रहे हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया। इसी प्रकार से भारत है जो संयुक्त राज्य का ग्राहक देश यानी क्लाइंट स्टेट बनने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वैश्वीकरण के कारण उदारीकरण और निजीकरण की जो परिस्थितियां हैं उन्होंने विकासशील व्यवस्थाओं में अनेक प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याएं मार्ग प्रशस्त कर दिया है, उन समस्याएं यानी उत्पन्न कर दी है। और वैश्वीकरण की व्यवस्था के कारण एक नया कॉन्सेप्ट आया है नव उपनिवेशवादी मानसिकता को बढ़ावा देने का। तो ये सभी बातें वैश्वीकरण के विरोध के लिए पर्याप्त हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय संप्रभुता को किस प्रकार से प्रभावित किया है
समझाइए। देखो, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण आर्थिक क्षेत्र में अनेक प्रकार की ढिलाई हो जाती है, यानी अनेक जो नियम हैं या औपचारिकताएं हैं उनमें नरमी बरती जाती है। आयात निर्यात की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें नरमी बरती जाती है। इसी के साथ ही जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी स्थापना विभिन्न राष्ट्रों के अंतर्गत होती है। तो इन कंपनियों के द्वारा किसी भी राज्य की, किसी भी राष्ट्र की व्यवस्था को प्रभावित किया जाता है, मुख्यतः उसकी आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। और एक देश का विकास, एक राज्य व्यवस्था की जो सारी नीतियां हैं उनका दारोमदार उसके आर्थिक क्षेत्र पर रहता है। और यदि उसका आर्थिक क्षेत्र किसी कंपनी के द्वारा या किन्हीं राष्ट्रों के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, नियंत्रित कर लिया जाता है, तो उस राष्ट्र की संप्रभुता तो प्रभावित होगी ही होती है। इसका प्रभाव उस राज्य की व्यवस्था पर दुष्प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। तो हम लोग कहेंगे कि वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रीय संप्रभुता पर, यानी किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके कारण राष्ट्रीय राज्य की जो अवधारणा है उसमें परिवर्तन आया है और संपूर्ण विश्व में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना होने से विश्व के विभिन्न राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हो रही है। अगर आपको याद हो तो अंग्रेज भी इसी प्रकार से कंपनियां स्थापित करने के लिए आए थे और धीरे धीरे यहाँ के हालात देखकर हम लोगों पर राज करने लगे। तो ये एक नवीन प्रकार का नव उपनिवेशवादी कॉन्सेप्ट इन कंपनियों की स्थापना से प्रारंभ होने लगा है। यद्यपि राजनीतिक समुदाय के रूप में जो राज्य की प्रधानता है उसे तो कोई सीधी चुनौती नहीं मिली है, लेकिन राज्य का जो अर्थ है वह परिवर्तित हो गया है। राज्य के अध्ययन का जो अर्थ है वह भी परिवर्तित हो गया है, क्योंकि राज्य की राज्य व्यवस्था के साथ अब उसकी सामाजिक, आर्थिक इन सभी पक्षों का अध्ययन करने के पश्चात हम राज्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, जान सकते हैं। विश्व की राजनीति में आज संपूर्ण राष्ट्रीय राज्य की महत्ता बनी हुई है। यद्यपि यह भी सत्य है वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय राज्यों को कमजोर बना दिया है, क्योंकि वर्चस्व किसका हो गया है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का हो गया है। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में वर्चस्व किसका है? इन विकसित राष्ट्रों का है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से ये विकसित राष्ट्र विभिन्न विकासशील राष्ट्रों में अपनी इच्छा को आरोपित करते रहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय राज्यों का अस्तित्व समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। वैश्विक समस्याओं का निराकरण करने हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं स्थापित करती हुई हैं वे राष्ट्रीय राज्यों की हिस्सेदारी व भागीदारी पर आधारित है तथा राष्ट्रीय संप्रभुता के मौलिक सिद्धांतों का सम्मान करती हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा विभिन्न राष्ट्रों की राज्य व्यवस्थाओं में दखल अंदाजी की जाती है। अगला हम लोग डिस्कस करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न पूछा गया है कि वैश्वीकरण क्या है और इसके राजनीतिक आर्थिक प्रभावों की समीक्षा कीजिए। बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप लोगों के कंप्लीट चैप्टर के अंतर्गत देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो इसके राजनीतिक प्रभाव तो आपको जानने आवश्यक ही हैं। तो वैश्वीकरण और इसके राजनीतिक प्रभाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रक्रिया है तो इसके आर्थिक प्रभाव भी हमें भली प्रकार से समझ लेने होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोगों ने इसके राजनीतिक प्रभाव और आर्थिक प्रभावों के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ ही हम लोगों ने वैश्वीकरण के बारे में भी डिस्कस किया है। और हमेशा की तरह निबंधात्मक प्रश्न आप लोगों को स्वयं तैयार करने होते हैं, क्योंकि यह आप लोगों की कौशल क्षमता और लेखन क्षमता तथा निबंध क्षमता को इम्प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है आप लोगों के लिए। तो पूछा गया है कि वैश्वीकरण क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे? वैश्वीकरण का अर्थ बताएंगे। फिर पूछा गया है इसके राजनीतिक प्रभाव, तो हम इसके राजनीतिक प्रभाव बताएंगे। फिर पूछा गया है आर्थिक प्रभाव, तो आर्थिक प्रभाव, और उसके बाद हम लोगों क्वेश्चन का जो निष्कर्ष बताते हुए इस क्वेश्चन का आंसर का एंड करना है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में वैश्वीकरण पर निबंध लिखिए, यानी भारत में वैश्वीकरण किस प्रकार से अपनाया गया और इसका क्या प्रभाव रहा, यह सारी बातें इसके अंतर्गत लिखनी है। यदि इन प्रश्नों के आंसर्स लिखने में यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो मेरी वीडियोस देखें इस कंटेंट से रिलेटेड, और उसके बाद में आप लोग इन पॉइंट्स का सपोर्ट लेते हुए
इसका आंसर तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे वैश्वीकरण का अर्थ, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, बहुत सटीक सा, मुश्किल से 2 या 3 लाइन के अंतर्गत। फिर हम लोग बताएंगे भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का प्रारंभ किसके द्वारा और कब हुआ। फिर हम लोग बताएंगे भारत में वैश्वीकरण के राजनीतिक आर्थिक प्रभाव बताएंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे भारत में वैश्वीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़े प्रभावों के बारे में। फिर हम लोग वैश्वीकरण की स्थापना से भारत के सम्मुख आने वाली चुनौतियों के बारे में बताएंगे और फिर इसका निष्कर्ष लिखेंगे। इस प्रकार से बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नव सामाजिक आंदोलन के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।